मेरा सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार नैनीवाल आफताब कॉलेज इटावा से। आज जो हमारी कक्षाएं होंगी सामाजिक विचारकों के बारे में होगी, जिसमें सबसे पहले जो हम विचारक पढ़ेंगे इमानुएल दुर्खिम। सबसे पहले हम इमानुएल दुर्खिम के बारे में चर्चा करेंगे। आज इमानुएल दुर्खिम फ्रांस के विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल कस्बे में हुआ। यानी कि इमानुएल दुर्खिम कहाँ के विद्वान थे? फ्रांस के। इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल कस्बे में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लुई ड्रेफस था। इनकी पत्नी का नाम लुई ड्रेफस था। इनकी कुल 2 संतानें हुई, जिसमें पुत्री का नाम था मेरी और पुत्र का नाम था आंद्रे। यानी कि दुर्खिम के कुल 2 संतानें हुई, जिसमें से पुत्री का नाम मेरी था और पुत्र का नाम आंद्रे। अगली इनके बारे में बात करूं कि इनका शैक्षिक जीवन कैसे रहा, तो दुर्खिम की जो कॉलेज स्तर की शिक्षाएं हैं वो फ्रांस के एपिनल कॉलेज से ही हुई थी। दुर्खिम ने सबसे पहले दर्शन शास्त्र विषय को पढ़ाया था। यानी कि अगर मैं बात करूं, कहा जाए कि इनका जो अध्यापक का जो जीवन शुरू हुआ वो दर्शन शास्त्र विषय के साथ शुरू हुआ था। लेकिन दुर्खिम को सबसे ज्यादा रुचि जो थी वो समाजशास्त्र विषय के रूप में थी। इसलिए 1887 को फ्रांस के बोर्डियोक्स विश्वविद्यालय में इन्होंने पहली बार समाजशास्त्र विषय को पढ़ाया था। कौन से विश्वविद्यालय में? यानी कि 1887 में फ्रांस का जो बोर्डियोक्स विश्वविद्यालय है, यहाँ बोर्डियोक्स विश्वविद्यालय यहाँ इमानुएल दुर्खिम के द्वारा समाजशास्त्र विषय को पहली बार पढ़ाया गया। इसलिए दुर्खिम को यह दर्जा प्राप्त है कि सबसे पहले फ्रांस में समाजशास्त्र को पढ़ाया वो इमानुएल दुर्खिम के द्वारा ही पढ़ाया गया था। ठीक है, आगे इन्होंने जो अपना शोध कार्य किया, जो अपना पीएचडी ग्रंथ लिखा 1893 में लिखा था, और जो विषय था इनका पीएचडी का श्रम विभाजन। किसपे लिखा? श्रम विभाजन। यानी कि इन्होंने पीएचडी जो ग्रंथ था इनका श्रम विभाजन पर इन्होंने पूरा किया था। इनकी जो रचनाएं, यानी कि दुर्खिम ने अपने जीवन में जो रचनाएं लिखी वो इस प्रकार है: द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स रिलीजियस लाइफ, मॉरल एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी। ये दुर्खिम की रचनाएं हैं। आगे जो इनका जो सिद्धांत रहे, इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्या क्या सिद्धांत दिया, जो इस प्रकार से है। दुर्खिम के सिद्धांत। ठीक है, तो दुर्खिम के क्या क्या सिद्धांत रहे? सामूहिक चेतना का सिद्धांत, सामूहिक चेतना का सिद्धांत। दूसरा, सामूहिक प्रतिनिधान। ठीक है, तीसरा, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत। ठीक है, चौथा, श्रम विभाजन का सिद्धांत। पांचवा, आत्महत्या का सिद्धांत। छठा, सामाजिक एकता का सिद्धांत या अवधारणा। और 7वां, धर्म का सिद्धांत यानी टोटमवाद। तो दुर्खिम ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में जो योगदान दी, जो उनके सिद्धांत रहे वो इस प्रकार से। इनका एक सिद्धांत रहा सामूहिक चेतना का
सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत रहा सामूहिक वृत्ति विधान का, तीसरा सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, चौथा श्रम विभाजन का सिद्धांत, पांचवा आत्महत्या का सिद्धांत, छठा सामाजिक एकता की अवधारणा, सातवां धर्म का सिद्धांत। अब जो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यानी कि जिस टॉपिक को पढ़ेंगे सामूहिक चेतना की अवधारणा या सिद्धांत। सामूहिक चेतना का सिद्धांत। दुर्खिम ने सामूहिक चेतना का सिद्धांत दिया था। अब ये चेतना क्या होती है बच्चों? चेतना क्या है? एक विचार, विश्वास व भावना, यानी कि जो व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है। यहां दुर्खिम कहते हैं कि सामूहिक चेतना संपूर्ण समाज के लोगों के विश्वास और भावनाएं जिनको सभी समाज के सदस्य स्वीकार करते हैं, मानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले कि हमें बड़ों का आदर कैसा करना चाहिए, ठीक है, ये विश्वास भावनाएं, भाई आदर कैसा करना चाहिए, अंदर है हमारे ये विश्वास और भावना, ठीक है। या तो हम पैर छुएंगे या फिर उनको नमस्ते करेंगे। दूसरा उदाहरण कि जैसे माने कि जो नारियल का फल होता है, नारियल का फल है पवित्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्या है इसके पीछे विश्वास, क्या है इसके पीछे भावना कि ये देवी देवता को चढ़ाया जाता है, इसलिए ये क्या है? एक विश्वास भावना। तो दुर्खिम कहता है कि सामूहिक चेतना संपूर्ण समाज के लोगों के एक जैसे विचार, विश्वास और भावनाएं होती है जिनको समाज के सभी सदस्य स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने सामूहिक चेतना की जो विशेषता बताई, सामूहिक चेतना की विशेषताएं, सामूहिक चेतना की विशेषताएं, सामूहिक चेतना की विशेषता। सामूहिक चेतना वास्तविक है। क्या बताई पहली विशेषता? कि सामूहिक चेतना वास्तविक है। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई कि सामूहिक चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अगली विशेषता जो कि मैं सामूहिक चेतना की बताई, सामूहिक चेतना सर्वोपरि है, सामूहिक चेतना सर्वोपरि है। अगली विशेषता कि सामूहिक चेतना समाजों में अलग अलग होती है, अलग अलग है या होती है। तो इस तरह से दुर्खिम ने अपना सामूहिक चेतना का जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने जो इसकी इस तरह से दुर्खिम ने जो सामूहिक चेतना का सिद्धांत दिया उसमें से जो विशेषता उन्होंने मानी कि सामूहिक चेतना वास्तविक है, सामूहिक चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, सामूहिक चेतना सर्वोपरि है, सामूहिक चेतना यानी कि सभी सामूहिक चेतना समाजों में अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करें कि सामूहिक चेतना वास्तविक। दुर्खिम का इससे तात्पर्य है कि सामूहिक चेतना वास्तविक होती है, यानी कि ये समाज में पाई जाती है, मौजूद होती है, इसको समाज में रहकर आदमी महसूस करता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लें कि हम बड़ों का आदर करते हैं, ठीक है, ये सभी लोग देखते हैं, सभी लोग मानते हैं कि बड़ों का पैर छुएंगे या नमस्ते करेंगे। दूसरा उदाहरण जैसे रक्षाबंधन का त्योहार है, ठीक है, इस दिन क्या होता है कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तो कहीं ना कहीं भाई के मन में ये विचार होता है दिमाग में कि वो आवश्यकता पड़ने पर अपनी बहन की रक्षा करेगा। तो इस तरह से दुर्खिम कहता है कि सामूहिक चेतना जो विश्वास भावनाएं हैं ये समाज में पाई जाती है और इनको हम
समाज में रहकर देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अगली इन्होंने विशेषता बताई कि सामूहिक चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, यानी कि जो हमारे रीति रिवाज है, हमारे त्योहार है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से उनके बच्चे बच्चियां प्राप्त करते रहते हैं। जैसे कि दादा से उनके बेटे को, बेटे से उनके बेटे को, इस तरह से सामूहिक चेतना की जो त्योहार है, रीति रिवाज है, जो कानून, जो नियम है, इस तरह से सामूहिक चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अगली विशेषता वो मानते हैं कि सामूहिक चेतना सर्वोपरि है, यानी कि दुर्बिन कहता है कि जो समाज की चेतना है ना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। व्यक्ति के निजी विचार महत्वपूर्ण नहीं होते, समाज के विचार महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने कि हिंदू समाज में माना जाता है कि गाय का मांस नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे ये विश्वास की भावना है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करेगा तो उसको पाप लगेगा। तो इस तरह से दुर्बिन कहता है कि सामूहिक चेतना सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वोपरि होती है। व्यक्ति के निजी विचारों को महत्व नहीं दिया जाता, सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जाता है वो समाज के विचारों को दिया जाता है। इस तरह से कहते हैं कि सामूहिक चेतना सर्वोपरि है। सामूहिक चेतना सभी समाजों की अलग अलग होती है। दुर्बिन कहता है कि जैसा समाज होगा वैसे उसकी सामूहिक चेतना होगी, यानी कि वैसे उसके खान पान, रहन सहन, विश्वास, भावनाएं आदि होंगी। यानी कि जैसा समाज है वैसे उसके सामूहिक चेतना। उदाहरण के लिए जैसे लो, हिंदू समाज ले लो, मुस्लिम समाज ले लो, जैन समाज ले लो, बौद्ध समाज ले लो, अन्य कोई भी समाज ले लो, तो सभी के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, धर्म, देवी देवता, ये सब अलग अलग है। ठीक है, तो इस आधार पर दुर्बिन कहता है कि सभी समाजों की सामूहिक चेतना समान नहीं होती है, उनकी सामूहिक चेतना अलग अलग होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि हमारे समाज में हम बड़ों का आदर करते हैं, या तो पैर छूते हैं या उनको नमस्ते करते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसा है, तो बच्चों आप थोड़ा दिमाग में सोचेंगे सर क्या बता रहे हैं। अफ्रीका की मसाई जनजाति, कहा कि अफ्रीका की मसाई जनजाति में अभिवादन करने का तरीका अलग है। वहां ना तो हाथ मिलाते, ना पैर छूते, वहां एक दूसरे पर, यानी कि अभिवादन के लिए एक दूसरे पर थूकते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जैसा समाज होगा वैसे उसकी सामूहिक चेतना होती है। ठीक है, तो ये बच्चों आज हमारी जो क्लास हुई ये सामूहिक चेतना के ऊपर थी। नेक्स्ट जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू।